My name is Dr. Atya Rahman and मैं कलकत्ता से बेस्ड हूँ. मैंने MBBS किया है कोलकाता से एंड मैंने अपना मास्टर्स किया है एडमिनिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रेलिया से. उसके बाद से मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करती हूँ एंड फ्रीलांस में पेशेंट्स देखती हूँ. पिछले कुछ वक्त से जब से मेरा बेबी हुआ है मैं फुल टाइम अपने बेटे को ही संभाल रही हूँ फ़िलहाल. और उसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हूँ फेलोशिप इन डायबिटीज़ एंड मैं एक NGO से एसोसिएटेड हूँ. उस डॉक्टर्स फॉर अ कॉज है उस NGO का नाम. तो उससे जुड़ी जो भी हेल्थ कैंप्स और हेल्थ इवेंट्स होते हैं मैं फ़िलहाल उसे संभाल रही हूँ. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिज़िकल हेल्थ के बारे में. जो आपकी जिस्मानी सेहत है उसके बारे में. बहुत इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा. हम सब बातें करते हैं कि हमें कैसा खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए. बट टाइम टू टाइम ज़रूरी है कि हम इन बातों को दोबारा से सुने, दोबारा से रीड करें, क्योंकि कभी कभार हम भूल जाते हैं. हम क्यों बार बार चीज़ें दोहराते हैं, हम क्यों बार बार तफसीरें सुनते हैं, क्योंकि हमें दोहराना बहुत ज़रूरी होता है. हमें पता होता है, हम सबको बेसिक्स पता है, बट फिर भी क्या होता है, हम भूल जाते हैं. हम सबको पता है कि दिन में 6 गिलास पानी पीना है, पर फिर भी हम नहीं करते. तो बार बार तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि उससे इम्प्रूवमेंट हो. कुरान की एक आयत मैं कोट करना चाहूँगी जो सूरह अर्राफ में है. मैं उर्दू ट्रांसलेशन ही सिर्फ पढ़ूंगी. ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो. बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता. तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर तरफ से अल्लाह ताला ने बोला है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान देना है. एक्सेसिव नहीं करना है, जितने ज़रूरी है उतना करना है, पर वो करना ज़रूरी है. तो एक हेल्दी ईटिंग या एक होलसम बैलेंस्ड ईटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम इन राइट क्वांटिटीज, सही क्वांटिटीज में जब हम ग्रेन्स खाएं, जो अनाज होती है आपके, दाल चावल रोटी, और उसी क्वांटिटी में हम वेजिटेबल्स ले, मतलब कोई भी सब्जियां. और फिर जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, उस हिसाब से हमें प्रोटीन्स लेना भी ज़रूरी है, जो हमें मीट, फिश, इन चीज़ों में मिलता है. फिर हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे दूध से बनी चीज़ें जिनको बोलते हैं, या दूध पीना. और उसके अलावा फल भी इम्पॉर्टेंट है. बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्ज़ी और दाल चावल. आज के टाइम का जो ट्रेंड चला हुआ है, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, दाल चावल बंद कर देते हैं, सिर्फ रोटियां खाते हैं. ये सही नहीं है. एक हेल्दी डाइट के लिए और इन हेल्दी डाइट का फ़ायदा सिर्फ जिस्मानी सेहत में नहीं है, ये आपके रूहानी सेहत के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए ये ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप एक बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, तब तक आपकी बॉडी में हर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा. अगर कोई भी न्यूट्रिशन कम होता है तो जाहिर सी बात है, कुछ भी अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके अलावा हमें पता है कि हमें पानी पीना है, हमारा बॉडी आधे से ज़्यादा पानी से बना हुआ है, पर हमें क्यों पानी पीना चाहिए? अगेन, अपार्ट फ्रॉम जो आपके किडनी हेल्थ के लिए, डाइजेशन हेल्थ के लिए, जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आपके जॉइंट पेन्स के लिए, इसके अलावा बहुत ज़रूरी है पानी, क्योंकि वो आपके बॉडी के जो मूड्स हैं और जो हार्मोन्स हैं उसको भी स्टिम्युलेट करते हैं, उसको भी कंट्रोल में रखते हैं.
तो पानी भी ओवरऑल हर हेल्थ के लिए, हर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में मैं वैसे तो हर विटामिन, हर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, बट आज के सेशन में क्योंकि ये औरतों के लिए स्पेशली है, मैं 3 बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक तो है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है औरतों में? क्योंकि हम औरतों की हड्डियां और मर्दों से ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि हमें जो पीरियड्स होते हैं और जो उसके अलावा भी हमारे जो स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी फूड न्यूट्रिशन है जो बहुत ज़रूरी है। वो आपको दही में मिल सकता है, आप चीज़ खा सकते हैं, आप दूध की अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, आप नट्स खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो मैं बात करना चाहूँगी वो है विटामिन डी। स्पेशली क्योंकि हम बहुत सारे हम हमारे बीच हैं जो बुर्खा ओढ़ते हैं, हिजाब पहनते हैं, नकाब करते हैं, उतना हम सनलाइट में नहीं जाते हैं। पर इसीलिए विटामिन डी के सोर्सेज लेना, जो जिन खानों में विटामिन डी है वो लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको कच्चे दूध में मिलेगा, या आपको मछली में मिलेगा, या अंडों में मिलेगा, या आप आप ऐसे ही जब किसी टाइम धूप आ रही हो, वो कड़कती वाली 12 बजे वाली धूप नहीं, थोड़ी लाइट, जब भी सनलाइट आ रही हो आप थोड़ा सा बाहर निकले या अपने विंडो के पास बैठ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। एंड इसके अलावा मैं आयरन के बारे में बात करूंगी, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल मैक्सिमम औरतों में हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? रेड मीट खा सकते हैं हम, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, बिट्स ऑफ डार्क चॉकलेट खा सकते हैं हम, साग में बहुत आयरन होता है। सो इन तीनों न्यूट्रिशन के फूड सोर्सेज ये हैं। अब ज़रूरी क्या है कि आप देखिएगा कि अक्सर आप लोग या आपके घर में जो आपके मदर्स हैं, बड़ी बहनें हैं, जो भी हैं, वो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। सडनली एक दिन उठेंगी, बोलेंगी बहुत दर्द हो रहा है मेरे पीठ में, मेरे घुटने में। तो ये एक जिनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको मेडिकल और कोई कंडीशन नहीं है, इसकी वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है कैल्शियम और विटामिन की कमी होना बॉडी में। तो कैल्शियम और विटामिन डी स्पेशली, इसकी कमी होने से फौरन आपके जोड़ों में दर्द होता है। एंड कुछ स्टडीज में हमने ऐसा देखा है कि इंडियन विमेन को 90% विमेन को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन, अपार्ट फ्रॉम एडिंग देम इन योर न्यूट्रिएंट्स, आप अपने खाने में लेने के अलावा इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप हर 6 मंथ्स में, हर 5 मंथ्स के बाद जो एक मंथ है उसमें आप एक टैबलेट ले सकते हैं जो जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन हो। सो वो साइकिल आप एवरी 5 मंथ्स करें। स्पेशली अगर आप 30 इयर्स ऑफ एज के ऊपर हैं तो ये डेफिनेटली करें, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। आप अगर आपने 15 डेज ये किया तो आप खुद देखिएगा अपने अंदर चेंजेस, आप खुद देखिएगा कि आपको उतना पेन नहीं हो रहा है। अगेन, इफ यू डोंट हैव एनी अदर मेडिकल कंडीशन, अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है जिस वजह से आपको दर्द होता है, या बॉडी पेन्स रहता है, या जॉइंट पेन्स रहता है, देन डेफिनेटली आप ये ज़रूर करें। विटामिन डी के को लेकर काफ़ी इश्यूज होते हैं हम मुस्लिम औरतों में, क्योंकि बहुत अक्सर विटामिन डी के टैबलेट्स में जेलेटिन होते हैं,
तो एक कॉड लिवर ऑयल करके मिलता है, वो आप ले सकते हैं। काफ़ी हलाल सप्लीमेंट्स भी निकल गए हैं, आप वो ले सकते हैं, बट ये ज़रूर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विमेन फॉर अबव 30 ईयर्स, क्योंकि ये इन द लॉन्ग रन आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आप 40 होंगी, 50 होंगी, 60 होंगी, जब और बोन डिजेनरेशन होगा, आपकी हड्डियां और कमजोर होने लगेंगी, तब ये आज जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो काम करेगा। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी हम सबको पता है, हमारे बीच हर तीसरी चौथी औरत के बॉडी में खून की कमी है। अगर अगेन ये भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जनरल फिजिशियन, किसी भी डॉक्टर, अगर आपकी कोई फैमिली डॉक्टर कोई भी है, उनको आप बोल सकते हैं कि अगेन एवरी 5 मंथ्स, एक महीने अगर आप आयरन का सप्लीमेंट ले ले या 15 डेज ले ले। आयरन हम यूजुअली चेक लेवल्स चेक करके देते हैं, क्योंकि आयरन इंटॉक्सिकेशन होने का डर होता है जब एक्सेसिव आयरन ले लेते हैं। तो बट इफ यू नो, अगर आपको पता है कि आपके अंदर खून की कमी हो जाती है अक्सर, तो डेफिनेटली डेफिनेटली हर 6 महीने बाद एटलीस्ट 15 डेज का डोज लेना बहुत बहुत अव्वल साबित करता है। आप खुद देखिएगा, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाएंगे, आपके मूड लेवल्स बेटर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी जो हमारे कुरान या हदीसों में मेंशन्ड है। बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहूँगी इन चीज़ों के बारे में। एक है डेट्स, जो खजूर है। जैसे मैंने बोला कि हम सब में खून की कमी बहुत ज़्यादा है, तो खजूर, अगर आप दवाई नहीं लेना चाहे तो खजूर आपके लिए दवाई का काम करेगी। हर रोज आप 5 खजूर या 3 खजूर खाएं, 1 महीने 2 महीने में आप देखिएगा, आप डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। आई नो जिनको मतलब जो शुगर कॉन्शियस हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, आपको लगेगा खजूर में तो बहुत शुगर होता है, पर आप वो नहीं जानते कि खान अलग अलग खाने की चीजों में हिडन शुगर कितना होता है। तो अगर आप ये अपने लिए कर ले तो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। उसके अलावा हनी, दैट इज जिसको शहद बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए। आज के टाइम में हम देख रहे हैं इतने वायरसेस, इतने इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। अगर आप रोज़ 1 चम्मच शहद लें तो बहुत बहुत आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा वो। अपार्ट फ्रॉम बेनिफिटिंग योर हेयर एंड योर स्किन, आपके बालों और आपके स्किन के अलावा इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो है एज बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। फिर उसके बाद बनाना, केला, अगेन जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जिनको लगता है नहीं भाई केले में तो बहुत कैलोरीज होता है, आदमी मोटा हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अगर आप एक केला सुबह को खा लें, एज वीमेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि औरतें दिन भर बहुत काम करती हैं, सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं, जहनी बहुत टेंशन रहता है। केला बूस्ट करता है आपके हेल्थ सिस्टम को। केला में सब सब जानते हैं कि केले में बहुत न्यूट्रिशंस होता है और बहुत हेल्दी होता है, बट एक जिस चीज में मैं स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस देना चाहूंगी वो होता है केले में मैग्नीशियम होता है। अब हम में से कितनी औरतें हैं जिनको मीठा खाना पसंद है या मीठे की क्रेविंग होती है। तो मैग्नीशियम यूजुअली ये तब होता है जब हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है। तो केले खाने से ये मैग्नीशियम बूस्ट होता है हमारे अंदर, और वो हमारी शुगर क्रेविंग्स को कम करता है। वो हमारे ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने देता है, हेल्प करता है, एंड हमारी शुगर क्रेविंग्स को कम करता है। तो कुछ कैलोरीज, हेल्दी कैलोरीज अगर आप गेन कर लेते हैं इससे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बदले में आप कुछ अनहेल्दी कैलोरीज लेना कम कर देंगे। सो बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ऑलिव्स, ऑलिव्स जिसको जैतून बोलते हैं, काफी लोग जैतून का तेल यूज करते हैं। तो ऑलिव्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। मैं बार 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 इन चीजों पे क्यों इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करे और जो हमारे खून का को इम्प्रूव करे, इज बिकॉज
ये दो बेसिक प्रॉब्लम है जो औरतों को आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज होती ही होती है, मैक्सिमम औरतों को होती ही होती है। आप किसी को भी देख ले अपने बगल में, आपकी बहन, चाची, मामी, आपकी मदर, किसी को भी कोई ना कोई तो इस चीज के बारे में कंप्लेन करता ही करता है। तो अगर आप आज से इन चीजों को अपने खाने में इंक्लूड कर ले, ये लाइफस्टाइल को अपने अपने अंदर इंक्लूड कर ले, तो ये आप इंशाल्लाह देखिएगा कि 1-2 महीने में ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ग्रेन्स अगेन। जो दाल चावल होता है, जो रोटी होती है, हम अक्सर हाई प्रोटीन डाइट और कीटो डाइट ये सब के चक्कर में ये सब छोड़ देते हैं। चावल खाने से आदमी मोटा हो जाएगा और दाल नहीं ज्यादा लेनी है, ये सब फजूल की बातें हैं। आप हर चीज सही क्वांटिटी में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और हर चीज की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक बेनिफिट्स हैं। जैसे अल्लाह ताला ने बोला एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, सो डोंट टेक इट इन एक्सेस। आप ज्यादा मत लीजिए। अगर आपको चावल सूट नहीं करता तो आप रात को मत लीजिए, आप दिन में ले लीजिए, रात को रोटियां ले लिए। उस तरह अपने आप को बैलेंस करिए। इससे पहले कि आप वेट लॉस के बारे में सोचे और पतले होने के बारे में सोचे, पहले अपने आप को अंदर से हेल्दी करिए। आप अननेसेसरीली आप पतले होके क्या करिएगा जब आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होगी, फिर वही हॉस्पिटल डॉक्टर दौड़िएगा। सो दैट्स अबाउट होलसम डाइट। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस जो है, एक हदीस है, सही हदीस है, जिसमें बताया जाता है कि बीबी आयशा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार रेस किया था, और फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ फिर रेस किया, उनको प्रीवियस रेस के हराने के लिए। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। इसके अलावा भी इस्लाम में बहुत सारे इंस्टेंसेस बताए गए हैं जिसमें औरतों की फिजिकल हेल्थ के बारे में और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में इम्पोर्टेंस दी गई है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जस्ट बिकॉज आप बोले कि मैं तो नकाब करती हूँ, मेरे तो 100 काम है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं वॉक नहीं कर सकती, एवरीथिंग इज एन एक्सक्यूज। आपको अगर मौका नहीं मिल रहा बाहर जाने का, आपको अगर मौका नहीं मिल रहा कि आप वॉक पे जा सकते हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे, आप फोन में बात करते हैं। हम सब फोन में बात करते हैं। एक बार तो वो आधे घंटे की कॉन्वर्जेशन होती ही है। फोन लीजिए, फोन में बात करिए, घर पे वॉक करते रहिए। 15 मिनट्स, आप 15 मिनट से शुरू करिए। आप आधा घंटा भी अगर करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक एक गुड फिजिकल एक्टिविटी करने के एडवांटेजेस क्या हैं कि आपका जो हार्ट है, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अगेन जो आजकल बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, उससे वो इम्प्रूव होगा। फिर आप अगेन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपके जॉइंट्स के पेन कम होंगे, आपको बहुत अच्छी नींद मिलेगी। एक्सरसाइज, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे जब आपके घर में दावतें होती हैं या किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत काम आ गया, बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बहुत दौड़ भाग कर लिया, उस दिन आप रात को थक के सोते हैं तो आपको कितनी खूबसूरत नींद आती है। तो वो इसीलिए आती है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि रोज आपको निकल के अपने आप को थका देना है फिर आप सो जाइए, पर बहुत जरूरी है। तो and even like start with a drop of water। एक सिंपल सिंपल 15 मिनट वॉकिंग से, 15 मिनट एक्टिविटी से, हाथ मूवमेंट कर ली, पैर मूवमेंट कर लिया, उससे स्टार्ट करते हैं। एंड उसको फिर हम बढ़ाते हैं टू 30 मिनट्स, टू मे बी 1 आवर। कभी हफ्ते में 3 दिन, कभी 1 घंटे का कर लिया। जब आप कुछ सामान मंगवाना है, कभी खुद से सीढ़ी से उतर के चले गए, कभी ले आया, कभी आसपास कहीं जाना है, वॉक कर लिया। ये सारी चीजें, जस्ट माइनर चेंजेस, अपनी जिंदगी में माइनर चेंजेस करने से बहुत हेल्प करता है। And the most important factor for, at least for being a woman, a physical activity, it makes you happy.
वो आपके हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। अब पता नहीं, बट कुछ लोगों ने कभी, जैसे आप कभी किसी पेशेंट से मिलने गए होंगे, आपने कभी देखा है कि पेशेंट बहुत ड्राउजी हो रहा है, या बात नहीं कर पा रहा है, नींद के नशे में है, या बेहोशी के नशे में है, उस ड्रग को बोलते हैं मॉर्फिन। उस मॉर्फिन की तरह हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, जो हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स देता है, जो हमें काम करता है, रिलैक्स करता है। मॉर्फिन इज मतलब बहुत हाई डोजेस में दिया जाता है टू रिलैक्स द बॉडी, सो दैट उनको पेन फील नहीं हो। उसी तरह हमारी बॉडी में एक अपना मैकेनिज्म है जिसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। वो हमारी माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे अंदर की जो बेचैनी है, एंजाइटी है, उसको रिलैक्स करता है, और हमें अगेन हमारे स्लीप इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो निकलते हैं, उससे फिर हमें ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू मूव टू मेंटल हेल्थ, जो हमारी जहनी सेहत है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज, मैंने देखा कि आपके एक सेशन हो चुका है बॉडी पॉजिटिविटी में, तो अलोंग द लाइंस मैं उसी बारे में बात करना चाहूँगी कि हमारा जैसा शरीर है, जैसा अल्लाह ने हमें बनाया है, जिन कमियों के साथ बनाया है, जिन खामियों के साथ बनाया है, सबसे पहले जरूरी है कि हम उसे एक्सेप्ट करें। हम हम जितना नाखुश रहेंगे कि हमारी बॉडी से, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर हम खुद से नाखुश हैं, जैसे हम दिखते हैं हम नाखुश हैं, जैसे हमें अंदर से महसूस होता है हम नाखुश हैं, तो हम अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं ला पाएंगे। तो पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। मैं बहुत, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है अंदर से बाहर से। मुझे मेरी जो कमियां हैं उसको छोड़ के मेरे अंदर बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत चीजें भी हैं। मुझे अब जो मेरी कमियां हैं, अगर मैं उन पे काम कर सकती हूँ तो मैं उन पे काम करूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को, मुझे अपने आप से मोहब्बत है। तो मैं, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, आप उसके लिए क्या कुछ नहीं कर देते हैं। सिमिलरली जब आपको अपने आप से मोहब्बत होगी, आप हर वो चीज करेंगे जो आपको खुश करे, जो आपको सही और ज्यादा खूबसूरत बनाए। और इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट करना और इस बात को अपने बॉडी को पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया में हम देखते हैं जो फिल्टर्स लगते हैं वगैरह, उसमें लोगों को इतना खूबसूरत दिखाया जाता है, और आपको लगता है हम क्यों नहीं ऐसे दिखते हैं, या हम क्यों नहीं ऐसे ड्रेस करते हैं। बट क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद को नहीं एक्सेप्ट करते। पहले आप खुद को एक्सेप्ट करिए। एंड ये सब यू नो ये सब जस्ट दिखावा होता है सोशल मीडिया के लिए। जब आप खुद के साथ खुश होंगे तो आपको हर किसी का करना या नहीं करना आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है, जब लोग बात करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, तो आजकल लोगों को ये लगता है कि बॉडी पॉजिटिविटी मतलब यू कैन बी फैट, you don't have to worry about healthy lifestyle. No, this is wrong. जस्ट बिकॉज मैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप अनहेल्दी हैं, या अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप उसको बॉडी पॉजिटिविटी लीजिए और बोलिए कि ठीक है, दिस इज हाउ आई एम। नहीं, ये गलत है। अपने आप को अपनी सेहत को ध्यान रखना, अपने आप को अंदर से फिट करना बहुत जरूरी है। और ये तभी आएगा जब आप अपनी बॉडी को पॉजिटिवली लीजिएगा, जब आप उसको मोहब्बत करिएगा, जब आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, उसके बाद ही आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के यूथ के लिए, आपके घर में अगर बच्चे हैं, उनको ये बातें समझाइए कि बॉडी पॉजिटिविटी ये मतलब नहीं कि अगर हम मोटे हैं तो ठीक है, आई एम राइट। नहीं, आई हैव टू वर्क ऑन इट। हम कैसे काम करेंगे? जब तक हमको अपने खुद से मोहब्बत नहीं होगी, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे।
second important thing that I want to talk about is express your emotions and take control. um, हमारी सोसाइटी में हम औरतों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज्यादा स्कोप नहीं दिया जाता है कि अगर हम रो रहे हैं तो हम क्यों रो रहे हैं, तुमको नहीं रोना चाहिए, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है रोने की। अगर हम सैड हैं तो हम क्यों सैड हैं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो तुम क्यों इतने उदास हो। अगर हम गुस्से में हैं तो तुम क्यों गुस्सा हो। अरे ठीक है, उसका अपना नजरिया, तुम्हारा अपना नजरिया है, ये बातें गलत नहीं है, बट हमारे अंदर ये इमोशंस हैं, इंसान के अंदर ये इमोशंस हमारे केमिकल जो मेकिंग है उससे बने हैं। इसको एक्सप्रेस करना, इसको अपने अंदर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये हमारे अंदर बॉटल अप हो जाता है। आप इमोशनली अगर आप देख रहे हैं किसी को जो सैड है या जो रो रहा है, उसको स्पेस दीजिए, उसको करने दीजिए, वो अपसेट है। उसके बाद जब वो एक नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ जाए, जिंदगी भर कोई आदमी अपसेट नहीं रह सकता, जिंदगी भर कोई आदमी गुस्सा नहीं रह सकता। वो एक मेंटल स्टेट, एक फेज होता है इंसान की लाइफ में, जब कुछ होता है वो दुखी हो जाता है, पर उसके बाद अल्लाह ताला उसको उसकी हेल्प करते हैं कि वो नॉर्मल हो जाता है। तब आप उनसे बात करिए, तब आप उनको समझाइए कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, वैसा नहीं है, वैसा हो सकता था। तो ये बहुत जरूरी है। इन द सेम वे अपनी खुशी एक्सप्रेस करना, अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करना, हम हमें जब कोई इंसान ज्यादा खुश होता है तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई इतना मत खुश हो, इतना मत दिखाओ। अरे क्यों नहीं, आप अपने लिए खुश होइए, अपने लिए एक्सप्रेस करिए। सिमिलरली टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू टेक कंट्रोल, आप अपने इमोशंस को कैसे अपने कंट्रोल में लेंगे। अगर हम सैड हैं तो हमको कोई XYZ आदमी आके खुश नहीं कर सकता, हमको मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, कोई नहीं खुश कर सकता है। अगर हम किसी वजह से सैड हैं, वो अपनी वजह से सैड हैं। मुझे अपने आप से बात करनी है, अपने अपने आप को वक्त देना है कि ठीक है, आई एम सैड, लेट मी टेक दिस टाइम। हम अपने आप को ये आधा घंटा, ये आधा दिन दे देते हैं कि ठीक है, कोई चीज है जिसने मुझे नाराज किया है, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे अपने आप को हेल्प करना है, कोई तीसरा आदमी, दूसरा आदमी आपको खुश नहीं कर सकता, आपको खुद अपने आप को करना है। डू वॉट यू लव, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी। जो जो जिस चीज से आपको खुशी मिले आप वो करिए, जो जाहिर सी बात है जो सही हो और जो हलाल हो उस चीज को करिए, उस जिस चीज पर खुद के लिए करिए। हम कोशिश करते हैं, आज आज जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं हमसे, हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी चीज लिखे कहीं पे या अपने दिमाग में लाए जो हमें खुश करती है। मे बी इट्स टेकिंग अ वॉक, कहीं वॉक करके जाना, अब कोई अपनी फेवरेट डिश बनाना, कोई एक ऐसी चीज जो जो मुझे लगता है कि मैं करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब भी मैं सैड हूँ, जब भी मैं अपसेट हूँ, जब भी मेरा दिल मायूस हो जाए, तो मैं जब उस मायूसी के स्टेट से निकलूं, तब मैं वो एक चीज करूं जिससे मुझे खुशी मिले। आप देखिएगा इंशाल्लाह धीरे धीरे आप खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाइएगा। और जब एक इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, जब वो उसको समझने लगता है, उसके बाद ही वो अपनी लाइफ में कोई चेंज ला सकता है। एक बार आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, फिर आप धीरे धीरे कोई चेंज ला सकते हैं, किसी से कोई बात कर सकते हैं। कहते हैं ना, गुस्से में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, जब आप मायूस हो तब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तब आप अपने कंट्रोल में नहीं होते, तब आपके इमोशंस आप पे ज्यादा हावी होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड थिंग इज सीक फॉर हेल्प। अब व्हाट डू यू मीन बाय सीक फॉर हेल्प, मतलब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई जहनी दबाव है, कोई जहनी तकलीफ है, बात करिए किसी से जिससे आप भरोसा करते हैं। कोई भी आपका कॉन्फिडेंट, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, कोई भी,
बट बात करिए। किसी भी चीज को अपने अंदर बॉटल अप करके रखना, किसी भी चीज को अपने अंदर इतना दबा देना कि वो चीज आपको अंदर से खाई जाए, ऐसा करना सबसे सबसे बड़ी बीमारी है अपने अंदर पालना। तो ऐसा ना करिए। किसी भी एक इंसान जिस पे आप भरोसा करते हैं, और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप अल्लाह के सामने बैठिए, सिर्फ अल्लाह से ही मांगिए। पर अल्लाह से मांगने के अलावा, अल्लाह से चीजें डिस्कस करने के अलावा, अगर आप कोई भी एक इंसान से बैठ के अपनी बातें करें, उनके साथ अपने दिल का हाल शेयर करें, अगर आपको कोई कोई प्रॉब्लम है, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपको लगता है कि शायद आपको कोई सजेशंस दे दे। तो ये बहुत जरूरी है। मदद मांगना, अपने दिल का हाल सुनाना, ये बहुत जरूरी है। ये आपको अंदर से इंसान हल्का फील होता है। आपको फिर आपको उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, उस परेशानी को फेस करने के लिए आपके अंदर एक अलग सी हिम्मत आ जाती है। आप किसी से अगर बात कर ले, किसी को बता दे, जो आप जिस पे आप भरोसा करते हैं, उससे कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर आप किसी से मदद मांग ले, कोई छोटा नहीं हो जाता, या उसमें आप कमजोर नहीं हो जाएंगे। इनफैक्ट आप देखिएगा कि इससे आप और मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो सीकिंग फॉर हेल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन one of the main ways to deal with your mental health issues, और अगर आपको जहनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इससे एक बहुत अच्छा तरीका इसको डील करने का है कि यू चैनल योर एनर्जी इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। आप कुछ ऐसा करिए जिससे जिससे आप कुछ हासिल कर सके, कुछ कुछ यूजफुल करिए, कोई कोई काम की चीज करिए। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मुझे फलाना फलाना डिश सीखना है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अपनी कुकिंग इम्प्रूव करनी है, आप अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करिए, अपने आप को वक्त दीजिए। आप ये मत मतलब बैठ के ये मत सोचिए कि हाय मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, ऐसा मत करिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हर हर इंसान की। अगर आप अपने आसपास देखिए, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव है। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा है, किसी की लाइफ में रिलेटिवली वो मैनेज कर लेते हैं। पर उससे हर वक्त, हर हर समय 24 आवर्स उसके बारे में सोचना सही नहीं है। आप अपने वक्त को कहीं यूजफुल इस्तेमाल करिए। कहीं अगर आपको कोई काम करना था, बहुत वक्त से आप सोच रहे थे, आजकल जैसे बहुत स्मॉल बिजनेसेस बहुत सारी औरतें माशाल्लाह कर रही हैं, अब बहुत सारी चीजें सीख रही हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो लोग अलग अलग चीजें सीख रही हैं। सब जगह छोटे छोटे क्लासेस होते हैं, डिस्कशन फोरम्स होते हैं, इवन द स्टडी सर्कल। ये भी एक तरीका है कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को कहीं सही तरीके से चैनल करना। So do something that you love. Invest your time and energy into something that you want to grow in. So बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लोग अभी 1 मिनट टाइम ले ले और कुछ ऐसी चीज सोच ले कि जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहें, जिसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहे, तो दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल। ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा इफ यू कैन टेक दिस बैक। ओके, the last thing that I want to discuss related to mental health, जहनी सेहत के बारे में जो मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है हमारे आसपास, इज एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स। जो बेचैनी की वजह से जो लोग को सडनली प्रॉब्लम्स होने लग गई है, ये बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा वाक्य रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। एक स्कूल में एग्जाम्स होने वाले थे, और उन लोग बच्चे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, टीचर्स बैठ के डिस्कस कर रहे थे एग्जाम के बारे में। वो अनाथ बच्चे हैं, तो ऐसे ही डिस्कस करते करते ये सब बातें उठी कि
पेरेंट्स होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, बट द स्कूल अथॉरिटीज वो उनके पेरेंट्स की तरह हैं। ये करते करते एक बच्चे ने अपने जहन पे इतना ज्यादा इस चीज का वो ले लिया कि उसको एक एंजाइटी अटैक आ गया। नाउ कोई भी आम आदमी जो है वो देखेगा तो उसको लगेगा अरे इसको, मतलब जाहिर सी बात है, या तो एक एंजाइटी अटैक होता है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज का डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन हो गया हमारे आसपास, और लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। बट बिलीव मी कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मैं एक डॉक्टर होके आपको बोल रही हूँ, एंजाइटी अटैक्स एंड पैनिक अटैक्स आर अ थिंग। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। वो कोई शोशा, कोई अटेंशन के लिए नहीं कर रहा है, उसको वाकई कोई प्रॉब्लम हो रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को एंजाइटी अटैक हो रहा है? जब उसको बहुत पसीना आता है, चेस्ट में बहुत हैवीनेस होता है, कभी कभार आपको लगता है ना कि अब मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई है, आप बहुत ज्यादा स्वेट करने लगते हैं, आपको उल्टी आने लगती है, या कभी कभार आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, या बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, या आपको सडनली बहुत गर्मी लगने लगता है, जब आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ये साइंस होता है कि आपको कोई बेचैनी हो रही है। कोई, मतलब कभी कभार हमें रियलाइज नहीं होता, बट कोई एक चीज होती है जो हमारे माइंड में होती है या जो होने वाली होती है, वो चीज हमारे दिमाग में इतनी चलती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा चलती है कि बाद में हम वो एंजाइटी अटैक की तरह बाहर आती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को बताना समझाना बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो दे कैन कम एंड टॉक टू यू। वो आपसे आके बात करें इस बारे में। आप उसको ये इस बात को इतने लाइटली मत ले लीजिएगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही टेंशन के मारे कर रहा है। ऑफ कोर्स टेंशन है, बट उस वजह से उसको उस मोमेंट में तो अटैक आ रहा है, तो उस मोमेंट में उस इंसान को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कभी भी उसको बैठ के डिस्कस करना कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कभी नहीं करते हैं। कोई इंसान, अगर किसी इंसान को आपके सामने एंजाइटी अटैक आए तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं पूछना है उसको। अब उससे गुस्सा होना, उससे इरिटेट हो जाना, उसको बोलना कि वो अटेंशन के लिए कर रहा है, नहीं करना है इसको। उसको एक्सपेक्ट करना कि अच्छा ठीक है, हो गया, अब बस खत्म करो, एंड वो एक्सपेक्ट करिए कि वो इमीडिएटली एकदम नॉर्मल हो जाए, ये नहीं करना है। क्या करना चाहिए आपको? अम, सबसे पहले आप उसको स्पेस दीजिए। एक एक उसको क्राउडिंग करके या पूरे मोहल्ले को, पूरे खानदान को बुला के कोई फायदा नहीं है। आप उसको थोड़ा स्पेस दीजिए, उस चीज से उसको थोड़ा बाहर निकलने दीजिए। जब वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद उनसे बात करिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करिए, किस कोई और चीज की बात करिए, पर उस चीज से सवाल मत करिए कि क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया तुमको। just make that person calm, just relax that person, talk to that person like a normal human being, don't make them conscious। उसको उस इंसान को कॉन्शियस मत कर दीजिए कि ओ अब तो तुमको एंजाइटी अटैक आ गया, मतलब तुमको कोई जहनी बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए। एंड उसके बाद या तो उसको, अगर अगर ये काफी बार हो चुका है या पहले भी हो चुका है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली टेक मेडिकल हेल्प, उनको डॉक्टर को दिखाइए। अगर ये पहली बार हुआ है तो उनसे बातें करिए, अगेन जो हमने पहले की स्टेप्स करी है, कम्युनिकेशन, आस्क फॉर हेल्प, टेक कंट्रोल। कभी कभार हमारे अंदर हम इमोशंस इतने बॉटल अप कर लेते हैं कि इट कम्स आउट एज एन एंजाइटी अटैक और अ पैनिक अटैक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें उस इंसान को बताना, उस इंसान को समझाना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली, मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस के लिए, कामनेस के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारी दुआएं बताई हैं हमें। तो अगर हम वो रीड करें, बार बार रीड करें, इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे मेरी फेवरेट इज ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, which means there is no God but you, exalted are you, indeed I have been of the wrongdoers.
इट मेक्स मी काम। मैं जब ये रीड करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही एक सुकून मिलता है। सो हर हर इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं। आप कोई एक दुआ, छोटी सी दुआ ले लीजिए। अगर उस टाइम जाहिर सी बात है इंसान का दिमाग नहीं काम करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रीड कर दिए या अल्लाह अकबर रीड कर दीजिए। कुछ भी, कोई भी एक रेपिटेटिव करिए और इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट। Okay, so this was about mental health. Now, I would like to move to sexual. रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। तो हमें, एज आई वाज सेइंग कि हम सब की शादियों के टाइम में, या हमने कभी ना कभी ज़िंदगी में इस आयत को सुना होगा, और बड़ी ही खूबसूरत आयत है। इसी एक आयत में अल्लाह ताला ने एक एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते की पूरी नींव को समा दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहली बात कि हम हम सब जानते हैं यहाँ पे औरतें कि व्हाट इज सेक्स। सेक्स और द इंटिमेसी बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको बोलते हैं जिन्स, मुबशरत करना या जिन्स जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू इवन साइंस, ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारी कुछ इंटेंशंस होते हैं। सबसे ज़रूरी इंटेंशन वो सब जानते हैं, इज़ टू हैव अ फैमिली, बच्चे पैदा करना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। दूसरी चीज़ है कि हमारी, जो हमें हमेशा बताया जाता है कि शादियां जल्दी हो जानी चाहिए, और क्योंकि वो हम हेल्प करता है कि वो हर गलत कामों से, करप्ट चीज़ों से दूर रखना। फॉर एग्जांपल extramarital affairs or just having affairs and pornographic activities, गलत अडल्ट्री चीज़ें देखना। उसके अलावा ये एक कहा जाता है, ऑब्वियसली एक कुरान में दिया हुआ है जैसे कि ये एक शौहर और एक बीवी का एक राइट है। दे डिजर्व yeah, this is a right for the spouse. सेक्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, इंटीमेसी में हर हस्बैंड वाइफ का राइट होता है। और उसके अलावा एक और साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड्स होते हैं, जो मेल फ्लूइड्स निकलते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, जो फीमेल फ्लूइड्स निकलते हैं, उसके रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, उसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो सेक्स हेल्प्स इन दैट। And the most important aspect behind, one of the most important I should say, जिस पे once again जिस पे हम लोग ज़्यादा रोशनी नहीं डालते हैं, is the relationship between husband and wife. वो हैविंग इंटिमेसी या सेक्स करना या जिनसी सेहत का ध्यान रखना, उससे एक शौहर और एक बीवी के बीच का जो रिश्ता होता है वो इतना खूबसूरत और इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें इस्लाम के इतने 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 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुरान में, हदीस में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी जगह दी गई है। बट क्योंकि this is a topic that people don't want to talk about it, don't want to discuss about it, इससे रिलेटेड जो परेशानियां होती है लोगों को, वो किसी से खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि नहीं, ये खराब है, ये सही नहीं है। जो एक बहुत ही नेगेटिव एक इसमें जुड़ गया है, नेगेटिविटी आ गई है बहुत। पर ये बहुत ज्यादा ही एक खूबसूरत एस्पेक्ट है शादी का, बहुत जरूरी एस्पेक्ट है शादी का। बहुत लोगों के लिए इससे एक दर्द वाले एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, शायद इसीलिए और भी ज्यादा ट्रोमैटिक हो गया है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं औरतें, या डरती हैं इससे, क्योंकि उनको पेन हुआ है, क्योंकि एक सही
नॉलेज, एक चीजें करने का एक सही तरीका। हमें गुस्ल तो सिखाया गया है कि आफ्टर गेटिंग इंटीमेट, सेक्स करने के बाद हमें गुस्ल कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हमें औलाद पैदा करनी है इसलिए हमें करना चाहिए। बट इसको करना कैसे है, इसको कैसे करना है कि हमें तकलीफ ना हो, जब बल्कि हमारा रिश्ता हमारे शौहर के साथ और मजबूत हो जाए। So this is like one of the things that I want to talk about. आज के सेक्सुअल हेल्थ के टॉपिक में मैं ये इसी पे डिस्कस करना चाहूँगी कि हाउ डू यू हैव गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप, अपनी जिनसी सेहत को कैसे इम्प्रूव करना है और उससे अपने रिश्ते में कैसे मजबूती लानी है। किस तरह ये हो सकता है। सबसे पहले पॉजिटिव बॉडी इमेज, जैसे हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करी, सिमिलरली एक्सेप्टिंग योर बॉडी, लविंग योर बॉडी, अपने अपने जैसे आप दिखते हैं उससे मोहब्बत करना, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर। तो ये बहुत जरूरी है। आप जैसे हैं, आप अपने शौहर के लिए सबसे खूबसूरत हैं। वो चाहे जो भी बोले, मजाक में बोले, जैसे भी बोले, अल्लाह ताला ने आपको उनके लिए बनाया है, आप उनके लिए सबसे खूबसूरत हैं। और ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जो कमियां हैं, हर इंसान में कमियां होती है, इंशाल्लाह हम अपनी कमियों पे काम करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। पर आप हर तरह से, जिस्मानी जहनी तौर पे आप अपने शौहर के लिए सबसे खूबसूरत हैं, अपने लिए सबसे खूबसूरत हैं। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। उसके अलावा ओरल हाइजीन, आई नो, हम लोग, वी ऑल नो, हमें ब्रशिंग करना होता है, दिन में 2 बार ब्रशिंग करना होता है, अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होता है, रेगुलरली कुल्ली करनी पड़ती है। हम जाहिर सी बात है, हम वजू करते हैं तो हमारा मुंह साफ रहता है, बट छोटी छोटी चीजें हम औरतें ध्यान नहीं रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना बनाया है या खाना खाया है, हम या कुछ ऐसा, जैसे लहसुन खा लिया या कुछ खा लिया, बिफोर आई गो टू माई हस्बैंड या अपने शौहर के पास जाने से पहले हम कोशिश करें कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें, कि शायद कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड ब्रेथ, मैं ये नहीं कह रही कि आपके मुंह से खराब स्मेल आ रही है, पर एक बार अगर आप ब्रश कर लें या कोई एक माउथ वॉश यूज कर लें, जिससे आपके अंदर वो फ्रेशनेस आ जाए, तो वो एक बहुत अच्छी छोटी सी चीज है, बट बहुत डिफरेंस लेती है। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट योर हस्बैंड, इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट योर स्पाउस। एंड ये औरत और मर्द दोनों के लिए है। अगर आप कभी अपने बेटों को समझाए या अपने भाइयों को समझाए या अपने शौहर को समझाए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कभी कभार कि हाँ ऐसा हुआ है कि मेरे शौहर बाहर से आए हैं, वो स्वेटी है और मेरा दिल नहीं किया उनके पास जाने के लिए, तो आप जरूर उनको ये छोटी सी बात बताएं कि कोई गलत नहीं है, कुछ कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं आप, उनके अंदर कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं। और शायद अगर आप खुद उनके सामने ये चीज करें तो वो भी आपको फॉलो करे, वो भी ये चीज करे। सो इट्स गोइंग टू बेनिफिट बोथ, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर वजाइना। हमारी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जिसको हम वजाइना बोलते हैं, उसका उस उसको कैसे साफ रखना है, उसको कैसे सही रखना है। अब हम सबको पता है इस्लामी तरीके से कि हम रिमूवल ऑफ प्यूबिक हेयर, जो अनवांटेड हेयर है, जो हमारे बगलों के बाल है, जो हमारे वजाइना के बाल है, उसको रिमूव करना कितना जरूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, उसकी और कुछ 2-3 चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि हमें सोप नहीं यूज करना चाहिए जब हम नहाने जाते हैं। सोप इज नॉट नीडेड। जो हमारे वजाइना का पीएच होता है, वो खराब हो जाने से उसमें इन्फेक्शंस हो जाता है। अक्सर हम बहुत बार फेस करते हैं कि इंटिमेसी के टाइम में जलन होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा सोप यूज करते हैं या डाउइंग करते हैं, डाउइंग इज व्हेन, मतलब अंदर से आप साफ करने की कोशिश करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो सिस्टम बनाया है बॉडी फ्लूइड्स निकालने का, अल्हम्दुलिल्लाह उससे साफ हो जाता है।
आपको अलग से कुछ सोप यूज करना एंड डिओड्रेंट यूज करना है। एंड आजकल बहुत सारे एड्स निकल रहे हैं कि इंटीमेट वॉश यूज करिए और उसको उसमें स्मेल बहुत अच्छी आएगी। ये सब फजूल की चीजें हैं, इसको ये फॉलो नहीं करना है। हमारे वजाइना का एक एक नेचुरल स्मेल है। वो इफ इट्स बैड, अगर वो अगर बदबू आती है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप डॉक्टर को दिखाइए। पर उसके अलावा एक नॉर्मल ओडर निकलना उससे, वो बहुत नॉर्मल है, उसमें कोई खराबी नहीं है। अगेन, इफ यू लव योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को मोहब्बत करते हैं, अगर अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये चीज आपके लिए एक्सेप्ट करना इजी होगी। उसके द सेकंड थिंग इज यूरिनेटिंग। आप सेक्स करने के बाद पेशाब करना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके वजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको साफ रखता है, कोई इन्फेक्शन होने से बचाता है। सो एंड जाहिर सी बात है, गुस्ल तो सब जानते हैं। वेयरिंग क्लीन अंडरगारमेंट्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साफ अंडरगारमेंट्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज जो हम फॉर प्ले बोलते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर प्ले? फॉर प्ले क्या होता है? जब बिफोर हैविंग इंटरकोर्स, जिन्स करने से पहले जो एक क्लोजनेस आती है, एक इंटीमेसी आती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जब एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, उसको फोरप्ले बोलते हैं। वो जो फीलिंग डेवलप होती है, जो इमोशंस उस टाइम जो डेवलप होते हैं, और जो उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन? तो बेसिकली ये जो ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, इस वजह से वी कैन फील, जो हमारे अंदर जो फ्लूइड्स निकलते हैं ड्यूरिंग इंटीमेसी, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से ही निकलते हैं। एंड दिस मेक्स सेक्स इजी। इससे ही आपको इंटरकोर्स करने में बहुत आसानी हो जाती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सेक्स इज वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स, सब बोलती हैं कि मैम बहुत दर्द हुआ, स्पेशली फर्स्ट टाइम तो इतना दर्द हुआ। नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम इट इज पेनफुल, बट इतना पेनफुल नहीं होना चाहिए कि आपकी रूह ही निकल जाए। ये ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने इंटरकोर्स करने से पहले वो इंटीमेसी डेवलप ही नहीं करी, एक दूसरे से के वो करीब आए नहीं। वो एक प्रोसेस होता है। सेक्स इज नॉट जस्ट हैविंग इंटरकोर्स। सिर्फ इंटरकोर्स कर देने से सेक्स नहीं होता है। उससे पहले जो एक क्लोजनेस आती है एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो एक फिजिकल बॉन्ड जो बनता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी से आपकी बॉडी से वो फ्लूइड्स निकलते हैं विच मेक्स पेनिट्रेशन इजियर, जिससे इजी हो जाता है इंटरकोर्स करना। अगेन, फॉर प्ले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कम्युनिकेशन। बात करिए अपने, सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात करिए। उनको बोलिए कि आप, आई एम स्कैर्ड। अगर आप वरिड हैं, कि आपको डर लग रहा है, टॉक टू हिम, कम्युनिकेट। I know Islam says, many people quote कि if you do not get intimate with your husband and if he wants to get intimate with you, अगर आप उनसे नहीं intimacy कर रहे हैं तो और घूम के सो जाते हैं, तो आपके ऊपर फरिश्ते लानत भेजते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू दैट, आपको ये नहीं करना है, पर आप उनसे बात करिए। वो आपके शौहर हैं, अल्लाह ताला ने उनको आपके लिए बनाया है। आप कोशिश करिए उनको समझाने की कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। वो आपसे, जब वो आपसे बात करेंगे, जब आपको समझेंगे, जब तक आपके बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर वो भरोसा उनके लिए नहीं आएगा। क्योंकि हम औरतें अपने आप को बहुत ढक ढका के, बहुत बचा के चलते हैं, फिर सडनली शादी के बाद आपको अपने आप को एक्सपोज करना होता है, अपने आप को पूरी तरह से किसी मर्द के लिए दे देना होता है।
तो उसमें बहुत हिम्मत लगती है, उस चीज के लिए भरोसा आना बहुत जरूरी होता है. सो टॉक टू योर हस्बैंड. वो भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी जरूरतें हैं, बिल्कुल जरूरतें हैं. पर अगर आप उनसे बात नहीं करिएगा और उनसे एक्सपेक्ट करिएगा कि वो आपको समझ ले, तो वो वैसा तो नहीं होता. सो बात करिए, उनको समझाइए, वो आपको कंफर्ट देंगे. फिर जब आप लोग करीब आइएगा, फिर जब आप लोग इंटीमेट होइएगा, इंशाल्लाह इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. अगेन वन मोर थिंग दैट हेल्प्स, एक और चीज जो बहुत हेल्प करती है, इसकी बहुत सारी औरतों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी बॉडी से फ्लूइड्स नहीं निकलते हैं. जब इंटरकोर्स करते हैं, जब सेक्स करते हैं, तो हमारी बॉडी से फ्लूइड निकलता है, विच मेक्स इट इजी. बहुत सारी औरतों की बॉडी से ये फ्लूइड नहीं निकलता है. तो हम डॉक्टर्स यूजुअली उनको प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं उस चीज को. वो क्रीम की तरह या लोशन की तरह होती है. ये आपको मेडिसिन शॉप्स में भी मिलती है. अगेन ये एक ऐसी चीज है जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट इट रियली हेल्प्स, स्पेशली जिनको पेन बहुत होता है. अगर आप लुब्रिकेंट्स लेते हैं या आप अपनी गायनी से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि मैम कैन आई यूज लुब्रिकेंट्स, क्या हम कुछ ऐसी क्रीम या कुछ यूज कर सकते हैं. खुद से लोग, बहुत सारी औरतें या बहुत सारे कपल्स, इस शर्म से कि इसको किससे डिस्कस करें, वो कुछ भी यूज कर लेते हैं. कभी तेल यूज करते हैं, कभी कुछ यूज करते हैं. उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है. और ऐसा मत करिए. अपने आप का भी ध्यान रखना है हर चीज के साथ साथ. तो उससे बेटर है कि हम इसके लिए कंसल्टेशन ले ले, या कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करें. ये आपको मेडिसिन शॉप्स में मिल जाती हैं. यू कैन गो एंड बाय इट. ओके, जस्ट लास्ट 2-3 थिंग्स. तो हम लोग लुब्रिकेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसके बाद आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ऑर्गेज्म. सो ऑर्गेज्म एक टर्म है जो हम यूज करते हैं फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए. जिस तरह मर्दों का जो हम जानते हैं कि उन्हें जैक्यूलेशन होता है, या जिसे हम बोलते हैं, सॉरी आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है मेरे एंड से. हाँ, हाँ, जिस तरह मर्दों का को बोलते हैं अनाजल या इजैक्यूलेशन, उसी तरह हम औरतों के अंदर भी वो कैफियत है. बट अगेन कोई इस चीज के बारे में बात नहीं करता, तो लोग अवेयर नहीं है इस चीज को लेके. सो orgasm is a kind of जिनसी खुशी, एक जिसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटेंस प्लेजर. ये अगेन ये आपके अंदर तभी फीलिंग्स आती हैं जब सही तरीके से फॉर प्ले होता है, और जब एक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में. इसका एज मेडिकली या साइंटिफिकली इसका इम्पोर्टेंस, इस चीज को एक्सपीरियंस करने का इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो हमें जो इंटेंस पेन फील होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वो उस चीज को ओवरकम करने में हेल्प करता है. एंड जो हमें बोला गया है कि सेक्स इज नॉट ओनली प्लेजरेबल फॉर मेन, इट इज ऑल्सो फॉर वीमेन. औरतों के लिए भी ये इंजॉय करना, इस एक्सपीरियंस को इंजॉय करना उतना ही जरूरी है जितना मर्दों के लिए. और औरतें तभी इंजॉय कर सकती हैं जब वो इंटेंस प्लेजर, जब वो ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती हैं. तो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से हमारे वजाइना में एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस, जो ऐसा दिखता है, जो बिल्कुल हमारे वजाइना के अंदर होता है. इस क्लिटोरस को स्टिमुलेट करने से, मतलब जब आप सेक्स कर रहे हैं, जब उस जगह जब आपके शौहर उसको, जब कैसे समझाऊं मैं, जब उसको स्टिम्युलेट करते हैं, तब आपको ऑर्गेज्म फील होता है. एंड उस वजह से आपको सेक्स में पेन नहीं फील होगा. उस वजह से आपके लिए इंटरकोर्स करना, इंटीमेसी के लिए बहुत इजी हो जाएगा. एंड आई थिंक आज के टाइम में, या यूजुअली हमें बोला जाता है कि
औरतें प्रेफर करती हैं कि जब बच्चा प्लान करना है या जब लाइक जस्ट बिकॉज हस्बैंड को खुश करना है तो हम सेक्स करते हैं, वो सही नहीं है। आपकी भी खुशी उतनी ही जरूरी है, आपके लिए भी सेक्सुअल हेल्थ और अपने बॉडी की ये फ्लूइड्स को रिलीज करना, ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करना उतना ही जरूरी है। सो ऑब्वियसली मैं इसमें एज अनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली मतलब एग्जैक्टली क्लिटोरस कैसे मतलब कहाँ होता है, कैसे स्टिमुलेट होता है, इस प्रेजेंटेशन में उतना डीपली नहीं जाऊंगी। बट अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं इस बारे में देन प्लीज फील फ्री टू मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए। And apart from this, what to do after having sex करने के बाद क्या करना है? बहुत ज़रूरी गुस्ल हम सब जानते हैं। अगर हम साइंस के तौर से ले तो सिमिलरली जैसे पहले मैंने बताया पेशाब करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ योर हाइजीन बाय टेकिंग गुस्ल करना वो बहुत ज़रूरी है। वो इंश्योर करता है कि कोई इन्फेक्शंस ना हो आपकी बॉडी में। एंड देन बीइंग कंसिडरेट एंड कंपैशनेट, इस मतलब आपने कर लिया, इंटीमेट हो गए, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद मुंह घुमाए सो गए, या आपको लगा कि हम मैंने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर ली है, नाउ आई कैन गो बैक टू वर्क, मैं अब अपना जो भी है मुझे करना है। इतना डिटैचमेंट, इतना ये सही नहीं है। एंड यूजुअली लोग मर्दों को ब्लेम करते हैं कि भाई वो तो करने के बाद सो जाते हैं, घूम के पलट के सो जाते हैं। आप क्या करते हैं इस चीज के लिए? क्या आप उनसे बात करते हैं? क्या आपने उनको बोला है कि आफ्टर हम इंटीमेट होने के बाद आई वांट टू फील दैट कंफर्ट, आप मुझसे थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा हग मी, होल्ड मी। ये बहुत जरूरी है। हम कुछ कम्युनिकेट करते नहीं है, हम कुछ बोलते नहीं है अपने शौहरों को, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो सब कुछ कर ले। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। आप उनसे बात करिए, आप उनको बोलिए कि मुझे डिटैचमेंट फील होता है, या मुझे ऐसे फील नहीं होता है कि हम लोग इंटीमेट होते हैं उसके बाद आप पलट जाते हैं या सो जाते हैं। बात करिए आप। जाहिर सी बात है ये मर्दों के लिए भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, एंड वो एक स्टेट ऑफ काम में चले जाते हैं और वो सो जाते हैं। बट अगर आप उनसे बोलिएगा वो जरूर कोशिश करेंगे कि वो आपको वो कम्युनिकेट करें। एंड इट्स द सेम फॉर यू, दिस इज नॉट ए ड्यूटी। ये आपने एक ड्यूटी करके फिर आप अपने काम में लग गए, वहां से हट गए, ये भी सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कंप्लेन करते हैं इस चीज के लिए कि उनको अपनी वाइफ से डिस्कनेक्शन लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो भाई इसको ड्यूटी की तरह निभाती हैं, फिर वो तो चली जाती हैं, या वो सो जाती है या अपने काम में लग जाती हैं, गुस्ल करती हैं उसके बाद लग जाती हैं। तो ये इसका इनफैक्ट एक रेफरेंस भी है हदीस में, दैट आफ्टर हैविंग सेक्स होल्ड इन दैट पोजीशन फॉर सम टाइम, बी क्लोज टू योर पार्टनर। मैं रेफरेंस, बिकॉज टाइम कम था तो मैंने रेफरेंस उसमें नहीं डाला है, बट इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी। एक हलाल वे ऑफ हैविंग सेक्स इन इस्लाम करके एक किताब है, वो बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप ये एक एक्चुअली ये मैंने लास्ट मिनट एडिशन किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमें पता चला है कि सर्वाइकल कैंसर जो बोलते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली है सर्विक्स। जो आप जो डायग्राम देख रहे होंगे उसमें देखिए जो ब्लैक सर्कल किया हुआ है, ये रेफरेंस के लिए आप देख रहे हैं, ये आपके बॉडी के अंदर है, जहां से हेज निकलता है, जो आपकी बच्चादानी है उसका जो शुरू का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सर्विक्स। ना इस सर्विक्स इंडिया में अभी स्टडीज के हिसाब से बताया गया है कि सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर औरतों में सर्विकल कैंसर हो रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी औरतों को हो रहा है। एंड जब पता चलता है तो बहुत लेट हो जाता है। सो ये कैंसर किस वजह से होता है? एक एचपीवी का बोल के एक वायरस होता है जो हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। सो अभी इंडिया ने एक वैक्सीन डेवलप करी है जो इंशाल्लाह दिसंबर तक आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी। ये वैक्सीन बाहर में है, कॉस्ट बहुत हाई है, 4000 10,000 है। बट इंडिया में इसका कॉस्ट बहुत कम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया की डेवलप्ड है, 200 या 300 रुपीज की होगी। ये वैक्सीन मैं सजेस्ट करूंगी हर औरत को लेने के लिए,
क्योंकि आपका जैसे आप सब जानते हैं कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, आज अपने आसपास बहुत ज्यादा ही हम सुन रहे हैं इसके बारे में। और उसमें से सबसे वन सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट हो गया सर्वाइकल कैंसर। तो इसका जो बच्चियां हैं 9 to 13 ईयर्स के एज में, उनको इसके लिए 2 डोज लगते हैं। एंड जो 13 to up to 45 ईयर्स हैं उनको इसके 3 डोज लगते हैं। 45 से ऊपर का फिलहाल उन्होंने नहीं बोला है whether they need it, बट ये डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप लोग सब और इसके बारे में पढ़े समझे, सर्वाइकल कैंसर के बारे में और अवेयरनेस लाए, बिकॉज ये अभी बहुत जरूरी हो गया है। सो दैट्स इट, मेरी तरफ से बस इतना